नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। औरैया में तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई। पुलिस अधीक्षक चारू के निर्देशन में सभी थानों में तिरंगा कावड़ यात्रा को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। ये तिरंगा यात्रा जिले के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों से होते हुए निकाली गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया। यहां यमुना नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौके पर राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी। बांदा के एसपी ने कहा, तेज हवा के कारण नाव दुर्घटना का शिकार हुई। हादसे में अभी भी 17 लोग लापता। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने बचाव और राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए नाव हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने इन मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। दिल्ली में फिर एक बार पाबंदियों का दौर बढ़ गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट कार में सफर करते समय ये नियम नहीं लागू होंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान कटेगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1018 नए केस सामने आए। कुल संक्रमण का आंकड़ा 21,11,000 से ज्यादा पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से भी ज्यादा हो गई है। कॉमेडियन राज श्रीवास्तव को जिम करते समय दिल का दौरा आया। तुरंत एम्स में भर्ती करवाया गया। अभी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनका ब्रेन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस लाइन से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर के इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी अरुण कुमार सिंह ने किया। इसमें पुलिस विभाग के सभी कर्मी शामिल हुए। ये दौड़ पुलिस लाइन से होते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टैंड और संख्या देवी चौराहे से गुजरकर एमआई बाजार होते हुए वापस पुलिस में खत्म हुई। बाराबंकी जिले में आज देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने डीसीएम में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार रोडवेज बस का ड्राइवर डीसीएम को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान उसका नियंत्रण हट गया और पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए और बस का एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बलरामपुर डिपो की ये बस कानपुर से बलरामपुर जा रही थी। इस बस में करीब 80 यात्री सवार थे। हादसे में करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है। गोरखपुर तरंगा रेलवे क्रॉसिंग पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आए 2 ऑटो चालकों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को अस्पताल में भेज दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के खुदकुशी मामले में नया मोड़ सामने आया है। वादी की ओर से दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा गया है कि आनंद गिरी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वे उनकी तरफ से नहीं लिखवाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई चल रही है, जिसमें बुधवार और गुरुवार को सुनवाई हुई। अब सीबीआई के वकील की अपील पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की है। पीलीभीत में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला अधिकारी पुलकित खरे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने फरियादियों को तिरंगा भेंट कर उनसे तिरंगा लहराने की अपील की।
प्रयागराज में भी गुरुवार को दरअसल 3.40 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने हाल ही में 28 जुलाई को भी 2000 के नकली नोट मालदा से लाकर बाजार में खपाया है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना इलाके के मोहम्मदगंज गांव में पिता ने शराब के पैसे नहीं दिए तो आवेश में आकर बेटे ने पिता पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिसके चलते पिता की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस शव को हिरासत में लेकर वारदात की जांच में जुट गई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में 22 साल की एक युवती की सिर काटकर हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि घटना के बाद सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया और साथ ही लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जनपद महोबा में सवारियों से भरा डग्गा वाहन पलटने से एक की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ललितपुर में सांप काटने से पिता बेटी की मौत हो गई। घर पर जमीन पर सोने समय पति और बेटी को सांप ने काट लिया था। मामला थाना जकलौन के उत्तम थाना गांव का है। कानपुर में रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांध सुरक्षा का वचन दिया। आपको बता दें कि भाइयों ने भी बहनों को उनके हर संकट के समय रक्षा करने का वचन दिया। लखीमपुर खीरी में अमृत सरोवर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। मृतक के गर्दन पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसे देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजनौर में पुलिस कार्यालय ने हाफ मैराथन तिरंगा यात्रा आयोजित की। तिरंगा यात्रा चौकी सिविल लाइन से होते हुए ईश्वरी चौराहा, डाकखाना चौराहा से पुलिस कार्यालय आकर खत्म हुई। इस दौड़ में डीएम उमेश मिश्रा, पुलिस के सीनियर अफसर समेत कई लोगों ने भाग भी लिया और दौड़ में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। एटा में चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ हो गई। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। मुठभेड़ तब हुई जब जैत्रा इलाके में काली नदी पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और पुलिस को देखते ही तीनों बाइक सवार बदमाश भागने लगे थे। आगरा में भगवान टॉकीज से तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम के पार्षद अधिकारी और विधायक का सभी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी किया गया। बिना हेलमेट के लोग बाइक पर सवार नजर आए। वहीं इस तरह की लापरवाही प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। जनपद महोबा में मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध देसी तमंचा लेकर धमकी देते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, अब जिसमें कि प्रधान से कहासुनी होने पर युवक अवैध तमंचा दिखाकर धमकी दे रहा है। वही मामले पर पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और सदर कोतवाली के पटसेमरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। सहारनपुर जिला जेल में दरअसल आज 2 साल बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बड़ी संख्या में बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को नम आंखों से राखी बांधी। बहनों ने लंबी उम्र की दुआ के साथ साथ अपने भाइयों की जेल में जल्द रिहाई की अपील की है। इसके अलावा भाइयों से संकल्प भी लिया कि वो अपराध का रास्ता छोड़ दें। वहीं जेल प्रशासन ने दूर दराज से आने वाली बहनों के लिए खास व्यवस्था कर रखी थी। हरदोई में रक्षाबंधन पर जिला कारागार में बंद भाइयों को जेल पहुंचकर राखी बांधी। आपको बता दें, इस दौरान उन्हें जेल परिसर के कड़े सुरक्षा मानकों के बीच से गुजरना पड़ा। अंदर जाने के बाद बहनों ने जेल की सलाखों से बाहर निकली, कलाई पर राखी बांधी। जेल राखी बांधने पहुंची बहनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त रखी थी।
अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज जौरैया में 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, एसपी चारू निगम, कई अफसरों समेत स्कूल के छात्रों और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। ये दौड़ तिलक स्टेडियम से शुरू हुई, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में धावक मौजूद है। अलीगढ़ में युवक को महिला के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। महिला ने युवक के छेड़छाड़ करने पर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के नेतृत्व में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। 15 अगस्त तक कई और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मॉनसून के दूसरे फेज में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और वहीं मौसम विभाग की माने उत्तराखंड में आज से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता हर एक विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं में 75 किलोमीटर तक की यात्रा का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस की इस यात्रा का समापन 15 अगस्त को देहरादून में होगा। हरिद्वार के नवोदय नगर में मौजूद नदी किनारे बने मकानों के ढहने का खतरा बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल नदी किनारे बने मकानों की नींव की जो मिट्टी है वो खिसक जाती है और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहत कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरने पर बैठेंगे। हरिद्वार के जादवपुरी और साथ ही दौलतपुर के ग्रामीणों ने कानूनगो और साथ ही लेखपाल पर पट्टे का कब्जा दिलाने के नाम पर 70,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। दरअसल 30 लोगों की जमीन पर 8 दबंगों ने कब्जा किया हुआ है और वहीं पूरे आरोपों को संबंधित पटवारी ने झूठा बताया है। साथ ही कानूनगो ने भी आरोपों की जांच कराने का हवाला दिया है। देहरादून के लच्छीवाला में बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत ये रही हादसे में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। बस सवार लोगों का आरोप यह है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और वो तेज रफ्तार से बस चला रहा था। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप को लेकर सियासी तानाबाना बुन रही है। बीजेपी ने संगठन के साथ जमीनी स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता और संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करने में जुट गए हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में विरोधियों को परास्त करने के बाद सत्ताधारी भाजपा ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ महीने पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 80 में से 75 संसदीय सीटें जीतने का लक्ष्य किया था। उसी के हिसाब से संगठन ने भी पूरे उत्साह से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद फिलहाल विरोधी दल अभी बिखरा हुआ है और दोबारा खड़े होते भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से मजबूत मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट में भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की जो रूपरेखा तय हुई है, अब उसे अलग अलग वर्गों तक पहुंचाने के लिए 7 मोर्चों की फौज को भी प्रशिक्षित कर दिया गया है। सबसे पहले क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है कि उन्हें बूथ क्षेत्र को कैसे मजबूत करना है।
लाभार्थियों को कैसे पार्टी से जोड़े रखना है, इसके लिए पिछले दिनों चित्रकूट में भाजपा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी मंत्री शामिल हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए 15 बिंदुओं पर 3 दिन तक प्रशिक्षण सत्र हुआ। अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई, जिनके आधार पर समाज के हर वर्ग को भाजपा के पक्ष में अब तक हुए चुनाव की तरह जोड़े रखना है। उस प्रशिक्षण वर्ग के तुरंत बाद ही पार्टी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की रूपरेखा अपने मोर्चों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के बाद युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं। इसमें शामिल हो रहे पदाधिकारी अपने अपने मोर्चे के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक संपर्क और संवाद करेंगे। इन सभी के लिए कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि हर वर्ग तक भाजपा की अलग अलग टीम का संपर्क लगातार बना रहे, ताकि इसमें सेंध लगाने का मौका विरोधी दल को न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये काम 3200 किलोमीटर पर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस संचालित एक्सप्रेसवे की लिस्ट में जुड़ गया है। अब यहाँ कुल 7 एक्सप्रेसवे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हैं। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया था। यूपी में सड़कों पर काम तेजी से हो रहा है। यूपी में गांव की गलियों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से जोड़ने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ 70 सालों में एक्सप्रेसवे पर कम काम हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी में एक्सप्रेसवे के निर्माण को संजीदगी से लिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानिए उत्तर प्रदेश के संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे की संख्या 6 है, जो 1225 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेश वासियों को लाभान्वित करता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो वहीं कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या 7 है, जो 174 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर
बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। इस कड़ी में एनसीआर और पश्चिम यूपी के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने से पूरब और पश्चिम की दूरी में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इससे यूपी के बाशिंदों के अलावा अन्य प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं। कुल मिलाकर योजना इन तमाम एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे को आर्थिक, सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर गीत का टीजर लॉन्च किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, सांसद रवि किशन ने देशभक्ति का ये जो गीत है गाया है। बता दें आपको 13 अगस्त को यूपी से लॉन्च होगा ये गीत। ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। तो मंत्री सुरेश खन्ना, दानिश आजाद ने भूमिका निभाई है, आपको बता दें। बड़ी खबर, देशभक्ति के गीत में नजर आएंगे दोनों ही मंत्री। ये बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन ने इस गीत को गाया है, अपनी आवाज इस गीत को दी है। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर इसे रिलीज किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर, आजादी के अमृत महोत्सव पर गीत का टीजर लॉन्च किया जाएगा। सांसद रवि किशन ने देशभक्ति का ये गीत गाया है, अपनी आवाज इस गीत को दी है। 13 अगस्त को यूपी से लॉन्च होगा ये गीत। मंत्री सुरेश खन्ना और दानिश आजाद ने इसमें भूमिका निभाई है। देशभक्ति के गीत में दोनों ही मंत्री नजर आएंगे। तो भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन ने अपनी आवाज इस गीत को दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सांसद रवि किशन ने इस देशभक्ति से ओत-पोत गीत को गाया है और बता दें आपको 13 अगस्त को यूपी से लॉन्च होगा ये गीत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा का देहरादून लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने प्रदर्शन से स्नेहा राणा ने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई है। स्नेहा राणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कंबोज ने। कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की स्टार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे परिवार के साथ स्नेहा राणा का यहां पर स्वागत हुआ है और देख सकते हैं उनकी मम्मी, फैमिली के अन्य मेंबर्स भी यहां पर मौजूद हैं। और किस तरह से यहां पर स्वागत हुआ और पूरा क्या रहा स्नेहा राणा का बरकिंदम दौरे के दौरान, स्नेहा किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा और जो उपलब्धि आपने हासिल की उसको लेकर? देखिए, फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ में जाके फाइनलिस्ट बनना एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे जो माहौल है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ आपका स्वागत हुआ है, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट कितना मानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने? देखिए, फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी नहीं होती। तो और मैं एक अपील करना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चा खेलना चाहता है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको भेजिए ताकि वो भी ऐसे सिल्वर नहीं गोल्ड लेकर आए। स्नेहा की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या कुछ लगता है बेटी की उपलब्धि पे, आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी होती है जब किसी का बच्चा ऐसे हो और खासकर ऐसी जगह से जहाँ कोई सुविधा ना हो, इस जगह से ऐसे निकले बच्चे, तो बहुत बड़ी खुशी होती है। क्या कुछ कहेंगे? अभी और भी काफी आगे तक जाना है स्नेहा को, क्या शुभकामनाएं आप देंगे? बस हमारी तो यही शुभकामना है कि अच्छा करो, अच्छा खेलो, अच्छे ढंग से रहो, बस यही हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। स्नेहा राणा का पूरा परिवार लौटी है कॉमनवेल्थ खेलों से और जिस तरह का बेहतर प्रदर्शन यहां पर रहा है उसके बाद काफी बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के साथ साथ ये देश के लिए भी है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून।
और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।